गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्ट एंड साइंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि प्लीज़ आप जाएं करंट अफेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें दोस्तों। पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग, समझ नहीं आता। तो आप जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। तो इससे आप ये होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास एकदम जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, है ना। सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप समझ नहीं पाते। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए लाने में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, काम की बात करते हैं। तो उम्मीद है ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम काम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आज का करंट अफेयर्स जो है, पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य के सभी 28 जिलों को 25 लाख रुपए की सहायता दी है। हाँ दोस्तों, तो 25 लाख कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है, जिला वाइज जिला। तो 28 जिले को 25-25 लाख रुपए, मतलब कि हर जिले को कह सकते हैं 25-25 लाख रुपए मिला है। तो वो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका जो उत्तर होगा वो छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो हर जिले को छत्तीसगढ़ में जितना भी जिला है सबको 25-25 लाख रुपए कोविड-19 से निपटने के लिए दिए हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, है ना, तो जानते ही होंगे आप। तो भूपेश बघेल जी ये सब कर रहे हैं। तो टोटल मिला के कम से कम 7 करोड़ रुपए की मंजूरी किया गया है दोस्तों। ये जो पैसा है ये मुख्य रूप से संसाधन पे, यानी धन आवश्यक संसाधन जो है, आवश्यक वस्तु और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो कार्य किया जा रहा है उस पर खर्च हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इसी के लिए दिया गया है ये पैसा। तो उम्मीद है ज़रूर आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, छत्तीसगढ़, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ रहे हैं ना, जो रैम है वो चुंबकीय वाला। तो चलिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो रखिए IIT मंडी, है ना। तो याद रखिएगा IIT मंडी है। तो IIT मंडी के द्वारा एक ऐसा मतलब कि मेमोरी बनाया जा रहा है दोस्तों, जो चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, चुंबकीय रैम हो जिसमें। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। अब चलिए दोस्तों, इसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें आपको, तो ये जो IIT मंडी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि यह मौजूदा डेटा जो है संग्रहण तकनीकों की तुलना में अधिक तेज होगा, अधिक ऊर्जा होगा और कुशल, यानी बढ़िया भी होगा। अधिक जानकारी जो है वो भी संग्रहित करेगा, यानी कि जो डेटा है ज़्यादा कलेक्ट करेगा, है ना। तो टीम का दावा ये भी है दोस्तों कि इसमें जो प्रॉब्लम आने वाला है, स्पिन ट्रांसफर टॉर्क जो होता है, STT जो होता है, तो इसके कारण जो डेटा की हानि होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का इसका दावा है, तो इसीलिए इस पे काम किया जा रहा है IIT मंडी के द्वारा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो याद रखिएगा, चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी IIT मंडी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़रूर है आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न याद रखिएगा, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार की जांच के लिए किसने एक समर्पित इकाई की घोषणा किया है ना। तो याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारा अफवाह भी फैल रहा है दोस्तों, बहुत तरह का अफवाह फैल रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको मतलब कि इसको देखने के लिए एक कमेटी की घोषणा किया गया है, कमेटी बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो प्रेस सूचना ब्यूरो होगा, है ना दोस्तों। तो प्रेस सूचना ब्यूरो बनाया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा नज़र बनाए रखता है कि कौन सा अफवाह वाला न्यूज़ फैल रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है ना दोस्तों। तो इसके लिए इसे बनाया गया है प्रेस सूचना ब्यूरो। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये भी बढ़िया है। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है कि कौन गलत न्यूज़ है, कौन बढ़िया न्यूज़ है, कौन सही न्यूज़ है। तो याद रखिएगा ये भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका जो आंसर होगा वो प्रेस सूचना ब्यूरो। तो बस इसमें यही इतना है ना दोस्तों। तो ये अगर डिटेल्स की अगर बात करें तो बस इसी के द्वारा किया गया है दोस्तों। बस आप समझ ही रहे होंगे, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, है ना, समय ना गवाते हुए। तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन ने 27 दिनों में
अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर एक पुल बनाने का रिकॉर्ड बनाया है ना दोस्तों, 27 दिनों में बना दिया है सीमा सड़क संगठन ने। एक रिकॉर्ड कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो सुबनसिरी। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सुबनसिरी एक नदी का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसी के ऊपर बनाया गया एक पुल बनाया गया है ना। तो मात्र 27 दिनों में बना दिया था, एक रिकॉर्ड कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। तो बहुत मतलब 27 दिन बहुत कम ही में हो गया है दोस्तों। तो 27 दिन में पुल बनना कोई बहुत बड़ी बात होता है। तो याद रखिएगा, वैसे सुबनसिरी की नदी के ऊपर बनाया गया 27 दिनों के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में पुल है ना। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री खांडू हैं, तो खांडू 20 अप्रैल को कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसके जरिए मतलब कि इसका उद्घाटन किए हैं, है ना। और सार्वजनिक तौर पे कह सकते हैं इसको खोल दिया गया है, अब खुल गया है। और जो चीन की तरफ एलएसी जो है उसके तरफ जाने के लिए समझिए ये पुल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर याद रखिएगा सुबनसिरी, है ना। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न कहता है कि अप्रैल 2020 में किसको रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं इंडिया के, हमारे देश जो अपने वतन है, अपना देश है भारत का, तो उसके राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बस क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, कपिल देव त्रिपाठी। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी जी को, कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी जी, इसको कह सकते हैं कि ये हैं असम मेघालय कैडर के जो 1980 के बैच है उसके IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, है ना। तो लेकिन अब इनको नियुक्त कर दिया जाएगा रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में। तो बस इतना ही है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है जरूर आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए हम लोग छठे की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कहता है रुद्र तेज सिंह का अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। वह किसके अध्यक्ष और CEO के रूप में थे। रुद्र तेज सिंह CEO थे दोस्तों, याद रखिएगा CEO। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो BMW, है ना। तो BMW जो गाड़ी होता है दोस्तों, उसका मतलब उस कंपनी के मतलब CEO थे, है ना। BMW की गाड़ी बनाता है दोस्तों, BMW काफ़ी महंगा गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी है। तो याद रखिएगा BMW के CEO थे, CEO एवं अध्यक्ष के रूप में थे। तो कह सकते हैं BMW के CEO एवं अध्यक्ष के रूप में थे रुद्र तेज सिंह, लेकिन इनका फिलहाल निधन हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, इनके पास जो अनुभव था वो करीब करीब 25 वर्ष का अनुभव था दोस्तों। तो ये मोटर वाहन और गैर मोटर वाहन दोनों में अपना एक नेतृत्व के रूप में अपना काम किए हैं। और अपने अंतिम असाइनमेंट में वो रॉयल एनफील्ड में जो रॉयल एनफील्ड है दोस्तों, वो आपको मालूम ही होगा। तो रॉयल एनफील्ड में वैश्विक अध्यक्ष थे, और इससे पहले भी अगर बात करें तो भारत में यूनिलीवर के साथ भी इन्होंने काम किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि BMW को भी अध्यक्ष, BMW के तो रहे हैं, BMW के अध्यक्ष और CEO के रूप में काम किए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत में अपना इनका योगदान रहा। खैर फिलहाल इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा BMW समूह। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। अब 7वां जो प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, देखिए विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आ सकता है। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उत्तर होगा, याद रखिएगा 21 अप्रैल को, है ना। तो 21 अप्रैल को विश्व नवाचार और विश्व रचनात्मकता या नवाचार दिवस कह सकते हैं। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए दोस्तों, इस आप मतलब कह सकते हैं दिवस को मनाने का एक मुख्य रूप से उद्देश्य जो हो सकता है वो कह सकते हैं लोगों को दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए। तो एक नई सोच के रूप में भी आप कह सकते हैं कि मतलब एक नई सोच को भी प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की जो स्थापना कह सकते हैं दोस्तों, जो हुआ था मतलब शुरुआती दौर में, तो 25 मई 2001 को टोरंटो में हुआ था, कनाडा में हुई थी, टोरंटो कनाडा में हुआ था। जिनके संस्थापक जो थे मतलब कह सकते हैं, जो संस्थापक जो थे, संस्थापना जो किए हैं इनका इस चीज़ का विश्व नवाचार और रचनात्मकता दिवस का, तो मार्सी सहगल थे, है ना दोस्तों, याद रखिएगा मार्सी सहगल। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको ये भी कंप्लीट हो।
तो चलिए दोस्तों हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। उम्मीद है जरूर आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग 8वें को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता बैंकिंग सेवाएं शुरू किया, मतलब आवाज से कह सकते हैं ना दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हम वैसे भी टॉप 10 क्वेश्चन लाते हैं उठा के, तो होगा सब टॉप ही क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ICICI बैंक है ना दोस्तों, वैसा क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन को आप हमेशा हर दिन जो ला रहे हैं दोस्तों, जरूर कवर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही नहीं ले आते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ICICI बैंक। तो एक ऐप बनाया गया, इस ऐप के साथ आप इस ऐप के जरिए आप शेष राशि की जांच कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा है। क्रेडिट कार्ड के विवरण के साथ साथ कोई भी प्रश्न आपके पास है अगर, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये जो है दोस्तों, अमेज़न, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब आप जानते ही होंगे। तो ये सब के साथ अटैच है ना दोस्तों। मतलब कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अटैच है, जिसके तहत आपको वॉइस कमांड के माध्यम से आप बैंकिंग सेवाओं की जो है मेजबानी भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो खैर AI के बारे में आपको मालूम ही होगा, अलेक्सा वगैरह सब मालूम होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है जरूर आपको ये भी हो गया होगा कंप्लीट। अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं 9वें को। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भू टैनिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। हाँ दोस्तों, भू टैनिंग का उपयोग किया जा रहा है वहाँ। तो खाद्य संकट को, यानी खाने पीने के संकट से मतलब उबरने के लिए। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, हमेशा उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। योगी जी हैं दोस्तों, योगी जी के द्वारा वहाँ बहुत कुछ ऐसा काम किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि उत्तर प्रदेश आगे निकले। बहुत तरह के अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अभी इनके पिताजी मर गए, लेकिन फिर भी बेचारे अपने मतलब कि कह सकते हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। तो खैर याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो भू टैनिंग का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य तो बन ही चुका है। राज्य सरकार ने गूगल के साथ जो है सामुदायिक रसोई और आश्रयों को, स्थानों को भू मानचित्र के साथ जोड़ दिया है इसको। गूगल मानचित्र के उपयोग से आम आदमी को जो काफ़ी मदद मिलेगी, जो आम आदमी को तो इससे सहायता मिलेगा ही। इसने 75 जिलों में अपने 7,368 दोस्तों, 7,368 सामुदायिक रसोई को, सामुदायिक आश्रयों को मतलब जोड़ दिया है, टैग कर दिया है, जो एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। सोच लीजिए 12 लाख एक दिन में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अच्छा काज किया जा रहा है लोगों को, मतलब कि आज कोई भूखा ना मरे, इसलिए काम किया जा रहा है सब इस तरह से। तो खैर इसका जो आंसर याद रखिएगा दोस्तों, भू टैनिंग उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया, वो है उत्तर प्रदेश। हम इसकी डिटेल्स के बारे में आपसे चर्चा कर लिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट प्रश्न है हम लोग का लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वो कहता है कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम, मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे इसको भोजन मतलब वितरित किया जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने का, है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप ही को फायदा होगा। हम कोई भी क्वेश्चन या वीडियो कुछ भी डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा सब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते पहले 10वां प्रश्न को, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो देखिए दोस्तों, जो आंसर होगा इसका, तो सबसे बड़े कह सकते हैं बहुत बड़े तौर पे इसका किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पे भोजन वितरित किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, मिशन अन्ना सेवा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मिशन अन्ना सेवा। मिशन अन्ना सेवा के तहत ये सब किया जा रहा है। तो सब मुकेश अंबानी जी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मिशन अन्ना सेवा याद रखिएगा। तो इसका जो उत्तर होगा मिशन अन्ना सेवा। तो कह सकते हैं दोस्तों, वैश्विक स्तर पर किसी भी फाउंडेशन से सबसे बड़ा मतलब मुफ्त भोजन कार्यक्रम है ये। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, इसका जो उद्देश्य तालाबंदी के दौरान जो है श्रमिकों को 3 करोड़ से अधिक भोजन उपलब्ध कराना। हाँ दोस्तों, 3 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिलायंस फाउंडेशन मुफ्त भोजन देगा, और इसने देश का पहला कोविड-19 अस्पताल भी बनाया है, PPE और मास्क की आपूर्ति भी किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा काम किए हैं, अंबानी जी के द्वारा भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ज़रूर है आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।